हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में जो हमारे पास टॉपिक है वो सहकारिता से संबंधित है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि सहकारिता जो है अपने कार्यों में किस तरीके से वो सफल नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या चुनौतियां हैं, और इससे संबंधित जो हालिया जो न्यूज़ है उसको भी हम चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने किस तरीके का डाटा रखा है कि कहाँ कहाँ किस किस राज्यों में सहकारिता का क्या पोजीशन है और क्या क्यों जो है अपने जो लक्ष्यों में जो है सफल नहीं हो पा रही है। और सहकारिता के मॉडल को भी हम समझेंगे और ये आपके इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है और इसके ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इसको समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो कृपया करके आप शुरू से अंत तक इस टॉपिक में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम इससे जो संबंधित जो समाचार है उसको देखते हैं कि देखिए, केंद्र सरकार ने लोकसभा को सूचित किया है कि कुल 8.48 लाख सहकारी समितियों में केवल में से 2.11 लाख यानी 2,11,000 जो है घाटे में है और 1,41,000 निष्क्रिय हैं और 47,688 परिसमापन की प्रक्रिया में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सहकारिता समिति है, कोऑपरेटिव जो कमिटी है, उनका स्थिति क्या है भारत में, कितनी घाटे में है और कितने लाख निष्क्रिय और कितने जो है बंद होने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले प्रमुख बिंदु देख लीजिए कि केवल जो है 3.4 लाख सहकारी समितियां लाभ में है और उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय समितियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, 41.8% है। यानी उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां ज़्यादा निष्क्रिय हो चुकी हैं। इसके बाद जो नंबर आता है, मध्य प्रदेश का नंबर आता है, राजस्थान का नंबर आता है, आंध्र प्रदेश का नंबर आता है और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। यानी छोटे राज्यों की स्थिति अगर देखिए तो और भी गंभीर है, ठीक है। और इसमें नागालैंड का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, दिल्ली का, उसके बाद है सिक्किम का है, मणिपुर का है और चंडीगढ़ का है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश में सहकारी समितियों का। शीर्ष 10 राज्यों में जिसमें सहकारी समितियों की संख्या सर्वाधिक है वहाँ जो है राज्य है महाराष्ट्र है, फिर जो है गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, ठीक है। इसमें जो अधिकांश जो है समितियों का सक्रिय बनाए रखा है इन राज्यों ने। वहीं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 25% समितियां निष्क्रिय है और 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 93.44 समितियां परिसमापन के अंतर्गत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी खराब है, कितनी विकट है। अब देखते हैं कि इसके कारण को समझते हैं कि क्या कारण है कि भारत में सहकारी समिति का एक अच्छा इतिहास रहा है, खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों में इसके महत्व को देखते हुए हम एक सहकारी समितियों के चीज़ों पे व्यापक चर्चा भी करते रहते हैं और उस पर सवाल भी बनता रहता है। लेकिन यहाँ ये सवाल ये बन रहा है कि ये खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है। जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, ऐसा नहीं कि हम और आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि इस तरह की वास्तविक स्थिति है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो बात निकल के आ रहा है कि डेयरी सहकारी समितियां किसानों के लिए आय स्थिरीकर्ता के रूप में कार्य करती हैं परंतु कोविड-19 के बाद मूल्य गिरावट से व्यवहार्यता प्रभावित हुई। उत्पादन में 25% की वृद्धि के बावजूद जलवायु और वैश्विक कारकों के कारण बढ़ती लागत ने क्षेत्र को दबाव में बनाकर रखा, ठीक है। उसी तरह हाउसिंग सहकारी समितियां हैं, घोटाला हो गई, प्रस्तावित सहकारी बैंकों में हुई हानि के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। साथ ही साथ इसमें आंतरिक समस्याएं भी हैं, जैसे बकाया का भुगतान ना होना, साथ ही साथ निधि का दुरुपयोग होना, साथ ही साथ जो है पुनर्विकास में विलंब होना। तो ये हाउसिंग की सहकारी समितियों का भी प्रॉब्लम है। उसी तरह क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी जो है कमजोर विनियमन और सीमित वित्तीय आधार के कारण मनमाने ऋण व्यवहार और उच्च ब्याज भार और घोटालों के खराब शासन से बढ़ी संवेदनशीलता। तो इन क्षेत्रों में जो काम कर रही थी, डेयरी में जो सहकारी समिति थी उनकी भी स्थिति खराब है, खासकर कोविड-19 के बाद। और हाउसिंग सहकारी समिति में जो है व्याप्त जो है किस प्रकार का घोटाला है और जो है इस तरह के हानि है और वित्तीय संकट है और निधि का दुरुपयोग है। उसी प्रकार से जो क्रेडिट जो इसमें सहकारी सोसाइटीज थी उसमें जो है कमजोर विनियमन का मामला देखने को मिला है और उनकी सीमित वित्तीय आधार के कारण भी जो है मनमाने ऋण जो है इस तरीके से होता है, तो जिसमें उच्च ऋण दर देखने को मिलता है। तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं सहकारी समितियों को बहुत नुकसान हुआ और अपने प्रदर्शन को सही तरीके से वो लागू नहीं कर पा रही हैं, जिसके लिए वो जानी जाती थी। उसी तरह महिला सहकारी समितियां जो है सीमित वित्तीय पहुंच, सामाजिक अवरोध और नेटवर्क की कमी और कार्य जीवन में तनाव के कारण वृद्धि बाधित है।
तो इन सारे कारणों से पता चलता है कि भारत में सहकारी समितियां क्यों खराब प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखिए कि सहकारी समितियां हैं क्या। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा। मोटा मोटी आपने समझा होगा कि अलग अलग सेक्टरों में ग्रामीण लेवल पे काम करती हैं, जैसे आवास क्षेत्र में भी काम करती हैं, कृषि सेक्टर में भी काम करती हैं, दुग्ध क्षेत्र में भी काम करती हैं। तो अब समझते हैं हम इसके बारे में कि सहकारी समिति एक संगठन या व्यवसाय है जिसे समान हित, लक्ष्य या आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व और संचालन किया जाता है। सदस्य निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सामान्यतः एक सदस्य एक मत के आधार पर, चाहे उनकी पूंजी योगदान कितनी भी हो। मुख्य उद्देश्य बाहरी शेयरधारकों के लिए लाभ अधिकतम करना नहीं, बल्कि सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में सहकारी समितियों को असमानता कम करने, सम्मानजनक कार्य बढ़ावा देने और गरीबी निर्मूलन महत्वपूर्ण भूमिका माना गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो एसडीजी लक्ष्य है उसमें भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी जो उद्देश्य जो है बहुत ही उदात्त है, बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के बावजूद भी भारत में इससे इसके ऑपरेशनल जो कारक हैं और लागू करने में जो बाधा है, उन बाधाओं के कारण ये बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, या घाटे में, या बंद होने के कगार पे, या निष्क्रिय है। और जो इससे जो रिलेटेड है संवैधानिक संशोधन जो 97वां जो किया गया, 97 जो 2011 में किया गया, उससे इसको संवैधानिक आधार मिला। देखिए, जब भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संशोधन है 97th अमेंडमेंट, इसे 2012 में लागू किया गया। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के रूप में स्थापित किया गया। मतलब किसी को भी सहकारी समिति बनाने के लिए, किसी भी अगर इंडियन है तो उसको एक फंडामेंटल राइट है और इस अनुच्छेद के तहत वो अधिकार दिया गया है, और 97th जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा यह व्यवस्था की गई। साथ ही साथ सहकारी समिति के संवर्धन हेतु नया राजनीतिक तत्व अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया। ये सब देख लीजिए, पॉलिटिकल क्वेश्चंस है और ये पीटी में भी पूछ सकता है। उसी तरह संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया, सहकारी समितियां अनुच्छेद 243(z)(h) से लेकर 243(z)(t) तक। ठीक है, बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संसद तथा अन्य सहकारी समितियों के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये सारी चीज 97th संविधान संशोधन जो 2011 में बना था, 2012 में उसको लागू किया गया। तो ये सारी चीजें की गई, जिसमें से एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। अब जो सवाल उठता है कि सहकारी समितियों से लाभ क्या है। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी होती है। आर्थिक सहभागिता, लाभ का वितरण उपयोग और योगदान के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर नहीं होता। यानी ये बहुत ही लोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि जिनकी ज्यादा शेयरधारिता होती है उनका वोटों का मूल्य ज्यादा होता है, लेकिन इसमें नहीं है। जैसे आप अगर WTO की बात करें, IMF की बात करें, तो उसमें जिसकी ज्यादा शेयरधारिता है उसका वोट ज्यादा होता है। लेकिन सहकारी समितियों में ऐसा नहीं। सहकारी समितियों में बिल्कुल लोकतांत्रिक है कि हर व्यक्ति का एक मत होगा, चाहे उसका शेयरधारिता कितनी भी हो। ठीक है, उसी तरह सामुदायिक केंद्रित स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना, संसाधन और लाभ समूह के भीतर रखना, बेहतर सेवा मूल्य, संसाधनों के सामूहिक उपयोग से सहकारी समितियां प्रायः बेहतर सेवाएं और मूल्य प्रदान करती हैं। ये लाभ है। अब देखते हैं हम कि चुनौतियां क्या है। कमजोर शासन, जैसा कि हमने देखा कि दुग्ध से संबंधित जो सहकारी थी, या जो फाइनेंस से संबंधित जो सहकारी थी, हाउसिंग से जो संबंधित सहकारी थी, उनमें कमजोर शासन यानी खराब प्रबंधन देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, साथ ही साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी कई बार देखने को मिलता है। इसके अलावा सीमित ऋण पहुंच की भी बात की जाती है, जैसे वित्तीय विस्तार और सुधार में बाधा उत्पन्न होती है इससे। निजी क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्पर्धा भी है, और उसी तरह प्रौद्योगिकी अंतराल भी है। जैसे आधुनिक समय में आधुनिक तकनीक तक इसका जो है पहुंच बहुत ही कम है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये चुनौतियां हैं। साथ ही जो इसमें अगर आगे की राह या समाधान की बात करें तो भारत में सहकारी समिति आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है, विशेषकर वंचित समूहों के लिए, और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान देती है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के क्रियान्वयन के साथ केंद्र ने भारत में सहकारी प्रणाली को सुदृढ़ करने की स्पष्ट मंशा प्रदर्शित की है। ठीक है, तो ये आगे की है राह। मतलब जिस तरीके से इनका महत्व है सहकारी समितियों का, तो उस पर जो है राष्ट्रीय
सहकारिता नीति 2025 भी बनी है, जिसमें इसके महत्व को देखते हुए खासकर जो वंचित समुदाय के लोग हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके जीवन में सुधार के लिए बहुत सारा काम किए भूतकाल में। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे राज्यों में आधा से ज़्यादा जो सहकारी समितियां हैं वो बंद होने के कगार पर हैं या निष्क्रिय हैं। तो इनकी जो ऑपरेशनल संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए स्पष्ट एक नीति निर्देश बनाना चाहिए। ये जरूर अच्छा कदम उठाया गया था कि इसको कोई भी व्यक्ति अगर वो भारतीय है उसको मौलिक अधिकार दिया गया सहकारी समिति बनाने का, तो एक अच्छा कदम है। लेकिन इससे जुड़ी जो अन्य जो समस्याएं हैं, अन्य जो चुनौती है, उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तभी हम सहकारी समिति के जो उदात्त उद्देश्य है, जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के जीवन में सुधार करना या वंचित समुदाय के जीवन में सुधार करना, तो ये सारे उदात्त उद्देश्य या महान उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब सहकारी समिति बेहतर ढंग से निष्पादन करे, बेहतर ढंग से कार्य करे। तो आज के लिए जो है इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। लगातार जो है आपके लिए हम इस तरह का न्यूज़, इस तरह का टॉपिक लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।